देखो उत्सर्जन चैप्टर हो गया समाप्त। 2 पार्ट में वीडियो बना दिए हैं, वीडियो नहीं देखो तो जाकर वीडियो देख लेना और उसके बाद क्वेश्चन आंसर करना है। बहुत अच्छा से तुम लोग क्वेश्चन अपना मन कर दोगे। देखो यहाँ पर भी तुम लोगों को समझ में आ जाएगा। क्लास 10th जीव विज्ञान चैप्टर 4 उत्सर्जन क्वेश्चन आंसर। देखो वस्तुनिष्ठ प्रश्न क्वेश्चन नंबर पहला, निम्नलिखित में से कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है? तो ध्यान से देखो, एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है। तो जब प्रोटीन जब टूटता है, जब प्रोटीन टूटेगा तो बनेगा एमिनो अम्ल, और जब एमिनो अम्ल टूटता है अमोनिया यूरिया यूरिक अम्ल, अमोनिया यूरिया यूरिक अम्ल। समझ में तो लगे? फिर से देखो, प्रोटीन जब टूटेगा तो बनेगा एमिनो अम्ल, एमिनो अम्ल जब टूटेगा तो अमोनिया यूरिया यूरिक अम्ल। समझ में आ गया तो लगे? जब प्रोटीन टूटा तो क्या बना? प्रोटीन जब टूटा तो एमिनो अम्ल, प्रोटीन जब टूटेगा तो एमिनो अम्ल, एमिनो अम्ल जब टूटेगा तो अमोनिया यूरिया यूरिक अम्ल, 3 गो। तो इसमें क्या हो जाएगा? CO2 और CONH3, इसमें ख और ग दोनों, तो NH3। NH3 का मतलब अमोनिया का सूत्र हो गया NH3। तो हिंदी में अमोनिया नहीं लिखा है, रासायनिक नाम लिखा है। हाँ देखो, अगर किसी कारण से किसी मनुष्य का एक वृक्क कार्य करना बंद कर दे तो इसका परिणाम क्या होगा? उत्सर्जन बंद हो जाएगा, दूसरे वृक्क से उत्सर्जन होगा। तो कौन हो जाएगा? दूसरे वृक्क से उत्सर्जन की क्रिया होगा। एक वृक्क खराब हो गया तो दूसरे वृक्क से उत्सर्जन की क्रिया होगा। तो इसीलिए किसी परिवार का जब एक वृक्क, एक किडनी खराब हो गया तो तुम लोग अपना एक किडनी दे दो, एक किडनी काम चल जाएगा। जिससे दोनों किडनी खराब हो गया तो एक किडनी दे दो, कोनो दिक्कत नहीं है। देखो वृक्क किस जैव प्रक्रम का हिस्सा है? तो उत्सर्जन का, शोषण का, पोषण का, परिवहन का। किसका? उत्सर्जन का। उत्सर्जन का नहीं होगा? अरे वृक्क के बारे में तो शुरू से हम लोग पढ़ रहे हैं, उत्सर्जन का काम करेगा। उत्सर्जन, रेजिन किस पौधे का उत्सर्जित अंग है? रेजिन तो चीड़, चीड़ पौधा में। पता है तुम तो लगे कि रेजिन चीड़ में पाया जाता है? देखो भकुआ ही रहो। रेजिन पादप अपशिष्ट संचित रहता है, तो कहाँ संचित रहता है? तो पत्तियों में, छाल में, कोशिकीय रिक्तियों में, इनमें से सभी में। तो इनमें सभी में, इनमें से सभी में। पत्तियों में भी रहता है, पत्ती में भी नहीं रहता है गदहा। कौन पत्ता तुरो है? कौन पत्ता तुरो? तो जैसे कनेल का पौधा, बरगद का पौधा, पीपल का पौधा, तो उसमें नहीं हो गया अपशिष्ट पदार्थ है, हो गया ना? और उसके छाल में, छालों में होता है, छाल में तो लोग बताए थे। तो इनमें से सभी। देखो अब रिक्त स्थान के भरो। तो एमिनो अम्लों के विखंडन से, एमिनो अम्लों के विखंडन से बनने वाला उत्सर्जी पदार्थ अमोनिया यूरिया तथा क्या भराएगा? यूरिक अम्ल। सुन के बोलो, जब दूसरा बोलेगा तब बोलो कहता है। एमिनो अम्ल के विखंडन से, एमिनो अम्ल के विखंडन से बनने वाला उत्सर्जी पदार्थ है अमोनिया यूरिया यूरिक अम्ल। शुरू में बताए तो लोगे। देखो दूसरा, नेफ्रॉन वृक्क की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई है। बताए थे तो लगे परिभाषा कि नेफ्रॉन किसे कहते हैं? तो नेफ्रॉन वृक्क की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। अब देखो, गोंद एवं रेजिन विशेष रूप से पुराने जाइलम में संचित रहता है। कहाँ रहता है? पुराने जाइलम में संचित रहता है। 1 नंबरिया पे तो भी तुम लोग के ध्यान देना है। कैसे 1 नंबरिया रिक्त स्थान जो भरने वाला है यही नहीं 1 नंबरिया बन जाएगा। अब देखो, पौधे में जल का निष्कासन द्वारा होता है। तो पौधों में जल का निष्कासन वाष्पोत्सर्जन द्वारा होता है ना? हो गया। पौधों में जल का निष्कासन वाष्पोत्सर्जन द्वारा होता है, हो गया ना? अब कौन? लघु उत्तरीय। हाँ, अति लघु उत्तरीय। देखो ध्यान से, इससे पहले तुम लोग क्वेश्चन, किताब के लास्ट में भी क्वेश्चन है 1 नंबरिया का। देखो कहाँ पर है, प्रायोगिक नहीं,
देखने लास्ट में, किताब के लास्ट में, पेज नंबर 110, जीवों के शरीर में ऊर्जा का उत्पादन किस क्रिया द्वारा होता है? पहले रोको, करा वीडियो एथी के रोक। देखो, अरे उत्सर्जन निकाल रहेगा था भाई, इस उत्सर्जन के लास्ट में किताबिया का है जो ऑब्जेक्टिव है, तो वो न देखना है। देखे न, उत्सर्जी पदार्थ का शरीर से निष्कासन क्यों आवश्यक है? तो क नंबर, क्योंकि ये विषाक्त होता है, क्योंकि ये शरीर के लिए हानिकारक होता है, क्योंकि ये अनावश्यक होता है, इनमें से सभी सही हैं। तो क्या होता है? उत्सर्जी पदार्थ को शरीर से निष्कासन क्यों जरूरी है? तो ये हानिकारक होता है, विषैला होता है, अनावश्यक है, इसके कोई आवश्यक है? तो इसमें से कौन हो जाएगा? इनमें से सभी, इनमें से सभी। करो बात कही, करो बतिया लो, बतियाओ पूरा। किताब नहीं निकाला हमारे पति पीट दम तो बस काम बन जाइए। अरे घर बतिया चाहे रही में बैठ के बतिया ले, देखो घर खाली बदे ये बताओ जाए तो क्वेश्चन आंसर। तो देख दूसर का, सामान्य उत्सर्जन एवं जल संतुलन की क्रिया संपादित होता है। तो सामान्य उत्सर्जन एवं जल संतुलन की क्रिया कैसे होता है? अलग अलग, साथ साथ, कभी अलग, इनमें से कोई नहीं। तो साथ साथ क्या होता है? साथ साथ उत्सर्जन की क्रिया और जल संतुलन साथ साथ होता है। ये थोड़ा है कि पूरा बाहर निकल गया, पूरा साफा निकल गया, सुखा गया, फिर उनसे पानी डालाया, फिर जाके फिर हो गया, ऐसा होता है। यानी कि बाहर निकलबो करता है और शरीर का टेम्परेचर बनल रहता है, दोनों साथ साथ होता है। समझ में तो लगे? दूसरा का देखो, प्रोटीन तथा एमिनो अम्ल के विखंडन के फलस्वरूप निर्माण होता है। प्रोटीन तथा एमिनो अम्ल के विखंडन के फलस्वरूप निर्माण होता है। तो सिर्फ अमोनिया का, सिर्फ यूरिया का, सिर्फ यूरिक अम्ल का, इनमें से सभी। तो बताओ कौन होगा? अमोनिया का, यूरिया का, यूरिक अम्ल का, तीनों का नहीं होगा? तो इनमें से सभी हो जाएगा ना, इनमें से सभी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, स्थलीय जंतुओं में समान नाइट्रोजनी पदार्थों का शरीर से निष्कासन किस रूप में होता है? बताओ, स्थलीय जंतुओं तथा समान नाइट्रोजनी पदार्थ का, स्थलीय जंतु का मतलब क्या हो गया? जौन स्थल पर जौन जीव रह रहा है, जौन जीव कहाँ पर? धरती पर। जिसे हम लोग मनुष्य हो जाएगा, कुत्ता, सियार, भालू, हाथी, घोड़ा, शेर, ये सब क्या हो जाएगा? स्थलीय जीव है, जलीय जीव है सब है। तो इसका क्या हो जाएगा? निष्कासन किस रूप में होता है? बाहर किस रूप में निकलता है? तो बताओ, प्रोटीन के रूप में, कि यूरिया के रूप में, कि अमोनिया के रूप में, कि एमिनो अम्ल के रूप में? तब बाहर कैसे निकलता है? फिर से सुन ध्यान से। स्थलीय जंतुओं में समान नाइट्रोजनी पदार्थ है, समान नाइट्रोजनी पदार्थ का मतलब बेकार पदार्थ है, शरीर से निष्कासन किस रूप में होता है? किस रूप में बाहर निकलता है? तो यूरिया के रूप में, यूरिया के रूप में निकलेगा ना। अब देखो, अमोनिया किसका उत्सर्जी पदार्थ है? अमोनिया किसका उत्सर्जी पदार्थ है? ऑप्शन बोली है बैठे न तुरंत एकदम दहिया गधा जलीय जीव ना लिखल रहे, जलीय जीव। ऑप्शन बोली मैं, ये में ऑप्शन बा, एगो क्वेश्चन का ऑप्शन हम बोलता नहीं क्वेश्चन। तो माथा हमार खराब कर रहा। अमोनिया ना कहले कि जितना जल में जीव रहा बा डायरेक्ट अपन बाहर निकाली अमोनिया। बहुत भगा, पीट पट के भगा दे मर भी। किन जीवों में नाइट्रोजनी पदार्थों का निष्कासन यूरिक अम्ल के रूप में होता है? यानी कि कौन जीव बा जौन में नाइट्रोजनी पदार्थों का निष्कासन यूरिक अम्ल के रूप में होता है? तो सिर्फ रेप्टिलिया में, सिर्फ एबिज में, क और ख दोनों में, इसमें से किसी में नहीं। तो रेप्टिलिया और एबिज दोनों में।
रेप्टिलिया और एबीज दोनों में, यानी कि जवन रेंग के चलता है उससे क्या बोलते हैं, रेप्टिलिया। और एबीज के मतलब जितना पक्षी होती हैं सब, यानी कि इसका निष्कासन जो उत्सर्जी पदार्थ करती हैं तो उससे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, यूरिक अम्ल। समझ तो लगे हैं। अब देखो, जीवों के शरीर में उपपचयी क्रियाओं के फल स्वरूप उत्पन्न उत्सर्जी पदार्थ का शरीर से बाहर निकलना क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, निष्कासन, उत्सर्जन, विसरण, बहिष्करण। तो उत्सर्जन उत्सर्जन बोलते हैं। वृक्क के भीतरी नतोदर सतह क्या कहलाता है, यानी कि वृक्क के तो लोग बताए थे भीतरी, वृक्क बताए थे अवतल अवतल नियन, ऐसे देखो बताए थे ऐसे वाला ऐसे, तो बाहरी और भीतरी। तो क्या पूछ रहा है, भीतरी। तो भीतरी को क्या बोलते हैं, उतल का मतलब अवतल हो गया ना, अवतल। तो एक के हिंदिया लिखा है, हिंदिया नाम लिख दिया है एक में, नतोदर सतह। तो क्या बोलेंगे, हाइलम। हाइलम नहीं बोलेंगे, जैसे दोनों ओर से हाइलम। अब देखो, वृक्क की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई क्या कहलाता है, तो नेफ्रॉन। हो गया क्लियर। नेफ्रॉन के किस भाग में ग्लोमेरुलर अवस्थित रहता है, कौना भाग में, नेफ्रॉन के कौना भाग में ग्लोमेरुलस अवस्थित होता है। ध्यान से सुनो, अवरेही चाप में, हेनले की चाप में, संग्राहक नलिका में, बोमन सैम्पुट में। तो कहाँ रहता है, बोमन सैम्पुट में। अभी तो बताए थे तो लोग बोमन सैम्पुट में। अब देखो, बोमन सैम्पुट हो गया। इनमें से कौन सीधे मूत्रवाहिनी से जुड़ा होता है, तो संग्राहक नलिका, हेनले की चाप, सामान्य संग्राहक नली और वही चाप। कौन जुड़ा रहता है, तो समान संग्राहक नली, समान संग्राहक, समझ तो लगे, समान संग्राहक नली। अब देखो, तुम लोग खाली जा करके वीडियो देख लो, उसके बाद मास्टर बन जाओगे क्वेश्चन आंसर का मास्टर बनना है तो जाके पहले वीडियो देखो। अब देखो, क्वेश्चन नंबर कितना, 11। मूत्र का पीला रंग निम्नलिखित में से किसके उपस्थिति के कारण होता है, तो यूरोक्रोम के कारण, यूरोक्रोम के कारण। अब देखो, हीमोग्लोबिन के कारण रक्त लाल दिखाई देता है, या पेड़ पौधा क्लोरोफिल के कारण। 50 साल का है बोल रहे हैं कि याद हो जाओगा गधा तुम लोग। अब देखो, डायलिसिस मशीन किस तरह का कार्य करता है, तो कृत्रिम यकृत का, कृत्रिम वृषण का, कृत्रिम वृक्क का, कृत्रिम ग्रंथि का। तो कृत्रिम वृक्क का वृक्क मतलब किडनी होता है तो कृत्रिम वृक्क जैसा काम करता है कौन, डायलिसिस मशीन। अभी बताए थे तो लोग कि डायलिसिस मशीन जो होता है तो कृत्रिम वृक्क जैसा काम करता है। मानव मूत्र तंत्र के दिए गए चित्र में चिन्हित स्थान किस रचना को दर्शाता है, बताओ तो लोग। यानी कि मानव मूत्र तंत्र के लिए दिए गए चित्र चिन्हित स्थान किस रचना का दर्शाता है। तो लोग के किताब में जो है ना, ये तो लोग के किताब में है, इसे फिगर बनाए है, नीचवा नाशपाती के आकार किसान, तो चिन्हित आकार किसको दर्शाता है, तो क्या है, मूत्राशय मूत्राशय को दर्शाता है। देखो है गधा है जो हो गया चिन्हित आकार तो ये पूछ रहा है कि किसको दर्शाता है, तो किसको दर्शाता है, तो मूत्राशय को। नीचे एगो रहता है छोटा पाइप नियन, यानी कि मूत्र मार्ग। अब देखो, 14 नंबर, मानव शरीर में वृक्क किस स्थान पर अवस्थित होता है, यानी कि हम लोगों की जो किडनी है कहाँ अवस्थित रहता है शरीर में। तो देखो, उदर गुहा के पृष्ठीय तल के केसरु दंड के दोनों ओर, जौन पीछे जौन रीढ़ है रीढ़ है, तो ओकरा हे साइड में दोनों ओर, अंदर से दोनों ओर वहीं पर किडनी रहता है। अब देखो, तो बी नंबर हमारा सही। मूत्रवाहिनी वृक्क के किस भाग से बाहर निकलता है, बताओ तो लोग, ऑप्शन सुनो। मूत्रवाहिनी वृक्क के किस भाग से बाहर निकलता है, तो मूत्राशय से, मूत्र मार्ग से। ओ सॉरी, देखो क्वेश्चन जो आ गया 16 नंबर बोल दिए, 15 नंबर है मूत्रवाहिनी वृक्क के किस भाग से बाहर निकलता है, बताओ तो लोग। तो शीर्ष से, निचले भाग से, हाइलम से,
निश्चित स्थान से नहीं, कौन से? हाइलम से नु, हाइलम से नु रे गधा, ये हाइलम से नु निकलता है हैया से, दोनों ओर से। मूत्रवाहिनी कहाँ से निकलता है? हैया से निकलता है, नीचे से, हैया से, हाइलम से। देख ना, गधा, ये क्या होता है? हैया में हाइलम होता है, हैया से। तो मूत्रवाहिनी कहाँ से निकलता है? करो ना, मूत्रवाहिनी नु है, तो हैया में हाइलम होता है, जहाँ धमनी या सिरा दोनों जुड़ा रहता है। और हो गया मूत्राशय, नीचे हो गया मूत्र मार्ग। कहाँ से निकलेगा? हाइलम से, हाइलम से। हाइलम कहाँ होता है? जहाँ वृक्क के धमनी और सिरा जहाँ से प्रवेश करता है, उसी भाग को बोलेंगे हाइलम। तो हाइलम यही होता है। तो यहीं से नहीं मूत्रवाहिनी निकल गया, जो नहीं मूत्र को लेकर के आ रहा है, जो पाइपा वा, वो कहाँ से आता है? तो हाइलमे से। अब देखो का नंबर 16 नंबर नो, 16 नंबर। मानव उत्सर्जन तंत्र का कौन सा भाग शरीर से सीधे बाहर खुलता है? सीधे बाहर। तो मूत्राशय, मूत्र मार्ग, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय का ट्राइगोन। तो कौन बाहर खुलता है? तो मूत्र मार्ग। अब हेजे से, अब मान लो क्या है, बाहर से मतलब निकल गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 17। वृक्क बाहर से संयोजी ऊतक तथा अरेखित पेशियों से बना जिस रचना से घिरा होता है, वह क्या कहलाता है? हाँ, तो पेरिकार्डियम। तो अब उसमें नहीं है तो कैप्सूल। हाँ, चलो आगे देखो। प्रत्येक मानव वृक्क में नेफ्रॉन की संख्या कितना? 10 लाख है, तो घ नंबर सही। अब देखो, प्रत्येक नेफ्रॉन में स्थित एक प्याले जैसा रचना है, तो उसे क्या कहते हैं? बोमेन संपुट, ग्लोमेरुलस, अधिरोही चाप, संग्राहक नलिका। तो प्याला जैसा जौन बहु है, ओकरा बोमेन संपुट कही नु, बोमेन संपुट में कही। अंदारवा के हम बोले थे तुम ग्लोमेरुलस, अंदारवा में ग्लोमेरुलस होता है, जहाँ सब आके जमा हो जाता है। और जो डुभियन है, डुभियन बनल पारवा, तो ओकरा बोमेन संपुट बोलेंगे नु। ध्यान से देखो, प्रत्येक नेफ्रॉन में अवस्थित एक प्याले जैसी रचना क्या है? तो बोमेन संपुट। याद होगा तो लगे। अब एक के जाके घर है गधा 5 छली पढ़ना आराम से, तब नहीं याद होगा। इन्हें कि खाली सुन लिया कथा कहानी नहीं आना, दिमाग में से हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन आगे। इसमें कौन साधारणतः मानव मूत्र में उपस्थित नहीं होता है? जल नहीं होता है, यूरिया नहीं होता है, सोडियम क्लोराइड नहीं होता है, NaCl नमकीन होता है। अब देखो सोडियम नाइट्रेट। तो सोडियम नाइट्रेट कब बोले थे तो लोग कि मूत्र में होता है, सोडियम नाइट्रेट नहीं होता है। तो बस। अब देखो, मानव मूत्र में साधारणतः यूरिया का कितना प्रतिशत होता है? यूरिया कितना परसेंट है? तो 2%। 2% मार, बी नंबर सही। कितना आसान हो गया, सभी साइंस है। जल 96%, 2% अन्य पदार्थ है। मशीन द्वारा रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाता है? तो हीमोडायलिसिस। क्या कहलाता है? हीमोडायलिसिस, बी नंबर सही। अब देखो, पौधों में गैसों यानी CO2 एवं ऑक्सीजन का निष्कासन कहाँ से होता है? कहाँ से होता है बताओ तो लोगे। तो रंध्रों से, वात रंध्रों से, और क और ख दोनों से, इनमें से किसी से नहीं। तो निष्कासन कहाँ से होता है? पाता में होता है छोटा छोटा रंध्र। तो पाता में तो हो गया रंध्र, तो रंध्र में होता है, मतलब रंध्र के द्वारा क्या करता है? पेड़ पौधा अपना ऑक्सीजन और CO2 लेन देन करता है। लेकिन जड़ में भी होता है छोटा छोटा छिद्र। जड़ में कहीं मार दो चाकू ओकू, तो देखो कि पानी निकल गया, हल्का निकल जाता है नो। तो उसमें होता है छोटा छोटा छिद्र, तो उसे क्या बोले हैं? उसे बोलेंगे वात रंध्र, वात रंध्र। तो CO2 और ऑक्सीजन का निष्कासन यानी कि आदान प्रदान दोनों से करता है, यानी कि ज्यादा मात्रा में करता है कहाँ से? पेड़ पौधा अपना रंध्र के द्वारा, और वात रंध्र के द्वारा भी करता है। समझ तो लगे? तो दोनों हो जाएगा नो, समझ तो लगे। यानी कि पेड़ पौधा अपना CO2 और ऑक्सीजन का निष्कासन रंध्र और वात रंध्र दोनों के द्वारा करता है। तो ऑप्शन में है दोनों। कौन? तो हो जाएगा
क और ख दोनों। अब देखो, पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग किया जाता है? तो परासरण, विसरण, वाष्पोत्सर्जन, परिवहन। तो कौन हो जाएगा? विसरण। विसरण नहीं होगा, विसरण क्रिया द्वारा, यानी कि एकरा में नाक है का? नाक, पेड़ पौधा में नाक है कि नाक के द्वारा बाहर जाएगा, यानी कि कहीं से हवा चल गया, कहीं से बाहर चल गया, तो उसे क्यों ना बोलेंगे विसरण क्रिया। अब देखो, रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है? बताओ तू लोग, कहाँ संचित रहता है? तो पुराने जाइलम में। कहाँ संचित रहता है? अब पूछेगा कि कौन सा पौधा में होता है? तो चीड़ नामक पौधा में होता है। समझने तो लगे? कहाँ रहता है? कहाँ रहता है? कहाँ कहाँ संचित रहता है? कहाँ संचित रहता है? तो पुराने जाइलम में, पुराने जाइलम में। अब कौन पौधा में होता है? तब पूछता है चीड़ नामक। याद होगा तो लगे? ये सब तो लोग बताए थे थ्योरी में, टोटल A to Z। आई क्वेश्चन उतने नहीं बनेगा, और क्वेश्चन बहुत बन जाएगा। तो परीक्षा में एक बाहरों से क्वेश्चन दे देगा तो क्या हो जाएगा? मरा जाएगा सब बढ़िया से। अब देखो, पौधों में पाए जाने वाला गाढ़ा एवं दूधिया उत्सर्जित तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? लैटेक्स, रेजिन, गोंद, टैनिन। तो क्या बोलेंगे? दूध जैसा जो रहेगा लैटेक्स। क्या हो गया? लैटेक्स। याद होगा तो लगे? ये 50 साल बताए थे तो लोग कि दूध जैसा जो निकलेगा बरगद में, कनैली के पौधा में, और उसके बाद महुआ में, जौना पौधा में निकलेगा दूध निकल गया है, तो उससे बोलेंगे लाइटेक्स। दूध वाला चीज को लाइटेक्स। देखो तो लोग कितनी किताब में है सब लाइटेक्स। अब देखो, अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कितना? 27। लाइटेक्स सामान्यतः कहाँ अवस्थित रहता है? देख ध्यान से, पीपल में, बरगद में, पीला कनेर में, इनमें से सभी में। तो लाइटेक्स कहाँ होता है? तो इनमें से सभी में। समझा तो लगे? तो कितना आसान हो गया ये सब है, इनमें से सभी में होता है लाइटेक्स। अब आ जाओ कहाँ पर? अति लघु उत्तरीय। अति लघु उत्तरीय, ध्यान से देखो, अति लघु उत्तरीय। तो कार्बनिक अणुओं के विखंडन से उत्पन्न सबसे प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ क्या है? यूरिया। यूरिया समझ में गया तो लोग नु? यूरिया। अरे बाहर निकलेगा अमोनिया, एक बाहर है। अरे यकृत हमारा जो शरीर में जो यकृत है, जो लीवर है, तो उसको बुलाता है अमोनिया को। अमोनिया को बदल देता है यूरिया में, और यूरिया में बदल के दे देता है किडनी को, और किडनी इसको भेज देता है पेशाब पलवा पानी में, और पानी के द्वारा चल जाता है बाहर। समझ तो लगे? और फिर 2-3 घंटा के बाद में यूरिया फिर अमोनिया में बदल जाता है। तो इसीलिए ज़्यादा रोका नहीं जाता है, इसलिए अपन समय समय पर सब बाहर निकलता रहता है। तो यूरिया इसका आंसर हो गया, यूरिया। समझ में तो लगे? यूरिया। अब देखो, एमिनो अम्ल के विखंडन से उत्पन्न उत्सर्जी पदार्थ के नाम बताओ। यानी कि एमिनो अम्ल के जब टूटता है तो 3 गो चीज बनता है। तो अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल। अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल। एक एक क्वेश्चन में 50 बार घुमा कर दे दिया है। ये क्वेश्चन में रिक्त स्थान के पूर्ति करने में दिया है, और फिर यहाँ पर क्वेश्चन हो गया वही वाला। अब देखो, यूरिया दोनों याद होगा तो लगे हैं? घरे जाकर 2 बार 3 हाली पढ़े कर बढ़िया से। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है कि यूरिया और अमोनिया में अपेक्षाकृत कम जटिल और ज्यादा विषैला कौन है? देखो बताना है कि यूरिया और अमोनिया में अपेक्षाकृत कम जटिल, तो कम जटिल और ज्यादा विषैला कौन है? तो अमोनिया। कम जटिल है और ज्यादा विषैला है। देखो कैसे, जैसे देखो, यूरिया, यूरिया का सूत्र होता है, क्या होता है यूरिया का सूत्र? NH2CO NH2 NH2CO NH2। उसके बाद अमोनिया, अमोनिया का सूत्र होता है NH3। अमोनिया का सूत्र हो गया NH3। तो अब देखो, तो दोनों में जटिल कौन है? एक आधा जटिल है, बड़ कौन है? हई हो गया जटिल, हई हो गया कम जटिल, हई हो गया
कम जटिल, हई हो गया ज़्यादा जटिल। लेकिन कम जटिल और ज़्यादा हानिकारक, तो कम जटिल कम है, देखो तो हई कितना जटिल है, एक में बड़े चका सूत्र है, एक छोट सूत्र है, तो NH तो कम जटिल और ज़्यादा विषैल है, तो अमोनिया। समझ में तो लगे ना, अमोनिया का हो गया कम जटिल है लेकिन क्या है, विषैला ज़्यादा है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, अमीबा में उत्सर्जी पदार्थ शरीर के सतह से किस विधि से बाहर निकलता है? तो विसरण विधि। कौन विधि? विसरण विधि। तो लोग किताब नहीं, अब पाना पलटो पलटो, एने से होने खाली वो किनारे से वो किनारा। तो अमीबा में कौन विधि? विसरण विधि। मूत्र मार्ग क्या है? मूत्र मार्ग क्या है? तो हमारे तो मनुष्य के शरीर में मूत्र को बाहर ले जाने वाले मार्ग को मूत्र मार्ग कहते हैं। याद होगा तो लगे, मनुष्य के शरीर में मूत्र को बाहर ले जाने वाले मार्ग को मूत्र मार्ग कहते हैं। याद होगा तो लगे, बोल बताओ रटबे घर जगह। मनुष्य के शरीर में अपन सही बात, मनुष्य के शरीर से मूत्र को बाहर ले जाने वाले मार्ग को मूत्र मार्ग कहते हैं। गधा साफ पूरा है बड़ा। देखो क्वेश्चन आगे, मनुष्य के वृक्क के 2 महत्वपूर्ण कार्यों के नाम लिखें। कार्यों के नाम लिखना है। मनुष्य के वृक्क के 2 महत्वपूर्ण कार्यों के नाम लिखे। तो कौ कार्य होते हैं? 3 गो। तो लोग बताए थे ना बताए थे तो लोग, तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर पुनर्शोषण, ट्यूबुलर अस्त्रवण, 3 गो होते हैं। 2 गो का नाम लिखना है, तो 2 गो का नाम लिखा गया ना, 2 गो कौन लिख देना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7, वृक्क से संबंध उत्सर्जन में भाग लेने वाली अन्य रचनाओं के नाम लिखे। यानी कि वृक्क से संबंध, तो वृक्क के संबंध कौन कौन और भाग लेता है? तो मूत्रवाहिनी, मूत्राशय, मूत्र मार्ग। तो लोग बताए थे ना कल फिगर है, एगो वृक्क के बाद मूत्रवाहिनी देखे जाइए, वृक्क के बाद और कौन कौन भाग लेता है? तो मूत्रवाहिनी, एगो मूत्राशय, एगो मूत्र मार्ग। याद होगा तो लोग 3 गो कौन कौन है, यानी कि वृक्क के साथ और कौन कौन भाग लिया है? तो तब वृक्क तो हईले है, एक साथ साथ और कौन भाग लिया है? तो मूत्रवाहिनी, मूत्राशय, मूत्र मार्ग। याद होगा तो लगे। देखिए आगे, वृक्क से संबंधित हो गया। अब वृक्क की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है? नेफ्रॉन। आंसर खत्म बस। अब देखें, मनुष्य के प्रत्येक वृक्क में नेफ्रॉन की संख्या कितना होता है? 10 लाख। क्या है क्वेश्चन आंसर करने में कुछ हार्ड है सब है, बाकी पूछेंगे तो मार बाती पीटना पड़ेगा। कितना ही सब आसान क्वेश्चन, 10 लाख है। अब देखो, पौधों में गैसीय अपशिष्टों का उत्सर्जन कहाँ से होता है? पौधों में गैसीय अपशिष्टों का उत्सर्जन कहाँ से होता है? तो रंध्र द्वारा और वातरंध्र द्वारा। गैसों का निष्कासन कहाँ से होता है? CO2 और ऑक्सीजन का निष्कासन कहाँ से होता है? तो पेड़ पौधा में जो छोटा छोटा रंध्र होता है तो उसे बोलते हैं रंध्र के द्वारा, और उसके बाद जड़ में जौन होता है वातरंध्र, तो रंध्र और वातरंध्र द्वारा। आंसर हो गया ना तो लगे। यहाँ पर क्या लिखा है? गैसीय अपशिष्टों का उत्सर्जन कहाँ से होता है? तो रंध्र द्वारा और वातरंध्र द्वारा। हो जाएगा ना। कल सब तो लोग के लिख के लाना है, सब कोई से देखेंगे खाली आंसर। हाँ, अब देखो अगला क्वेश्चन देखो, जीवों के शरीर में उत्पन्न अनावश्यक एवं विषाक्त पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने वाला क्रिया क्या कहलाता है? उत्सर्जन। क्या कहलाता है? उत्सर्जन। ध्यान से देखो फिर से, जीवों के शरीर में उत्पन्न अनावश्यक मतलब क्या? किसका आवश्यक नहीं है, एवं विषाक्त मतलब जहरीला पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने वाली क्रिया क्या कहलाती है? तो उत्सर्जन कहलाता है। यही ना तो लोग बताए थे। अब देखो, जंतुओं के शरीर में जल का मात्रा का संतुलन जिस क्रिया के द्वारा होता है वह क्रिया क्या है? तो क्या है? तो ट्यूबुलर पुनर्अवशोषण। ट्यूबुलर
पुनर्अवशोषण। ध्यान से देखो, जंतुओं के शरीर में जल का संतुलन किसके द्वारा होता है? तो जल तो छान लिया, कौन छान लिया? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन तो छान लेता है ऊपर है, और छान करके आप भेज देता है कि तुम लोग बाहर चल जाओ। तब फिर वहाँ पर कौन होता है? ट्यूबुलर पुनर्शोषण पकड़ता है एमिनो अम्ल के, ग्लूकोज को, जल को, खनिज लवण को पकड़ करके केशिकाएं के द्वारा रक्त में भेज देता है। तो वही मेन काम करता है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन तो खाली छान देता है, बढ़िया कुछ चीज़ों के छान कर भेज देता है कि तुम पेशाब के रास्ते से चल जाओ बधारी में, तो आदमी सूख जाएगा ना। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कि वह क्रिया क्या कहलाता है? तो ट्यूबुलर पुनर्अवशोषण, ट्यूबुलर पुनर्अवशोषण। किताब खाली 2 गए हैं, सबकी खाली मुँह तक देखो बूढ़ा भाई, ट्यूबुलर पुनर्शोषण। हाँ देखो किताब ये देखिए फाट जाएगी, धल धैल रहा बचा के धैल रहा, देख ना कितने किले किताब ये तोप के धैले बाबू, धैल रहा घाम लगाता वो सुखा जी छोड़ा। अब देख गधा, क्वेश्चन नंबर 13, मानव मूत्र में जल की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? 96%। 100% है? 96%। कल ठीक है, मत किताब लेके नहीं आवे, चल कोनो बात नहीं है, एक दिन बार मार के भगा दें तब बुझाई। अरे है बोर्ड है मुँह हमारे। मानव मूत्र में जल की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? 96%। अरे तबियत तो लोग के पास रहा था तो पता चलता कि हाँ यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला है। वृक्क के क्षतिग्रस्त हो जाने पर उसका कार्य जिस अति विकसित मशीन से संपादित होता है वह क्या कहलाता है? तो हीमोडायलिसिस मशीन, हीमोडायलिसिस मशीन। समझ में तो लगे? खत्म। पौधों के उत्सर्जी पदार्थ रेजिन तथा गोंद पौधों के किस ऊतक में संचित रहता है? पुराने जाइलम में। कहाँ रहता है? पुराने जाइलम में। कहाँ कहीं दिक्कत है? और तुम लोग अभी सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लो, और जाकर वीडियो पहले 2 वीडियो देख लो, काम हो जाएगा क्लियर तुम लोगों का। क्वेश्चन आंसर में दम नहीं है। अब देखो, पौधों में गैसीय अपशिष्टों का उत्सर्जन रंध्रों के अतिरिक्त किन छिद्रों द्वारा होता है? तो रंध्रों के अतिरिक्त यानी कि रंध्रों के अलावा, तो वात रंध्र। समझ तो लगे? पूछा है कि उत्सर्जन रंध्रों के अतिरिक्त अन्य किन छिद्रों द्वारा होता है? तो 2 होता है, एगो रंध्र एगो वात रंध्र, तो मार देना है वात रंध्र। अब देखो क्वेश्चन नंबर कितना? 17 है। हाँ 17। बबूल के पौधे में निकलने वाला गोंद पौधों में होने वाला किस प्रकार के क्रिया के फलस्वरूप होता है? तो क्या लिखेंगे? किस क्रिया? तो उत्सर्जन। किस क्रिया के द्वारा होता है? ध्यान से देखने, बबूल के पौधों में निकलने वाला गोंद निकल गया ना बबूल के पौधा से, तो किस प्रकार के क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होता है? तो उत्सर्जन है ना कहेंगे करके, उत्सर्जन क्रिया। चल अब आगे देख, लघु तरीय उत्सर्जी पदार्थ से आप क्या समझते हैं? हो गया तो लगनू कि मनुष्य के शरीर से उत्सर्जन के फलस्वरूप मनुष्य के शरीर से देखना क्या करते सब तरह की जगह को पीठ पर दम सब जाने के काम बन जाए। कोई समझाओ तो नहीं हम कितना बढ़िया से। उत्सर्जी पदार्थ से आप क्या समझते हैं? तो मनुष्य के शरीर से उत्सर्जन के फलस्वरूप हानिकारक या अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकलना, बाहर जो पदार्थ निकलता है उसे उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं। उत्सर्जी पदार्थ में बताना है। तो मनुष्य के शरीर से हानिकारक या अपशिष्ट पदार्थ बाहर जो निकलता है उस पदार्थ को बोलते हैं उत्सर्जी पदार्थ। अब देखो उत्सर्जन किसे कहते हैं? तो विभिन्न उपपचयी क्रियाओं के फलस्वरूप हमारे शरीर में बनने वाला हानिकारक या अपशिष्ट पदार्थ क्या कहलाता है? बाहर निकालने वाली क्रिया को उत्सर्जन कहलाता है। समझ में आ गया तो लगनू कि हमारे शरीर में विभिन्न उपपचयी क्रियाओं के फलस्वरूप जो हानिकारक पदार्थ बनता है, तो बाहर निकालने की जो बनता है उसे बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। अब देखो, मानव मूत्र के अवयवों की प्रतिशत मात्रा कितना होती है? आ गया। तो यहाँ पर खाली एगो नहीं बताना है, खाली 96% नहीं बताना है,
तो बताना है कि मानव मूत्र में जल 96% होता है और 2% यूरिया होता है और 2% अन्य पदार्थ होता है। खत्म। अब देखो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन क्या है। तो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन क्या है, तो क्या बताए तो लोग कि बताए तो लोग कि रक्त का उच्च दाब पर छनना, रक्त का हमारे शरीर में रक्त का उच्च दाब पर छनना क्या कहलाता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कहलाता है। समझ में तो लगनू, यानी कि रक्त का उच्च दाब पर छनना। तो लोग लिखवाए थे ना, अभी लिखवाए थे ना ये वाला क्वेश्चन। तो आंसर तो ये तो लोग हो गया है कि रक्त का उच्च दाब पर छनना ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कहलाता है। अब देखो ब्रेक के महत्वपूर्ण 2 कार्यों के यानी कि क्या लिखा है, ब्रेक के महत्वपूर्ण कार्यों का उल्लेख करें। तो ब्रेक के महत्वपूर्ण कार्यों का उल्लेख करें तो पहले लिख देना है कि ब्रेक का महत्वपूर्ण कार्य 3 है। कौन कौन, तो कौन कौन, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर पुनर्अवशोषण, ट्यूबुलर अस्त्रवण। हो गया नू। तो बस अतनो लिख दोगे तो काम हो जाएगा, ना तो और लिख देना कि क्या लिखेगा पहला कि ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन हमारे रक्त में अशुद्धियों को छानने का काम करता है, उच्च ताप पर छानता है और खराब पदार्थ के साथ साथ अच्छा पदार्थ को भी छान देता है। और फिर उसके नीचे रहता है, कौन रहता है, तो ट्यूबुलर पुनर्अवशोषण, वह फिर उस अच्छा पदार्थ को एमिनो अम्ल, जल और प्रोटीन को सोख लेता है और सोख करके फिर दे देता है किसको, ट्यूबुलर अस्त्रवण को दे देता है। और फिर यह क्या करता है, तो मतलब अपन केशिकाएं के द्वारा रक्त में भेज देता है। इतना लिखने के बाद बन जाएगा दीर्घोत्तरीय है ना। तो थोड़ा सा लिख देना, काम क्लियर। बस अब देखो, अब कल तुम लोग को समझा देंगे दीर्घोत्तरीय, थोड़ा सा समझा देंगे, कैसे वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। वीडियो तुम लोग नहीं मतलब सब्सक्राइब किए हो तो सब्सक्राइब कर लो और शेयर कर दो बस।